हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, रजिया सुल्तान में होती है, सुल्ताना कहिए सुल्तान कहिए। वो क्या करती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। वहाँ के अमीरों की सहायता से जो भी होते हैं सैनिक भी उनका साथ देते हैं। जब वो लाल वस्त्र धारण करके गुहार लगाती है न्याय की। तो आज देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। और इल्तुतमिश से रजिया सुल्तान के बाद बात करें तो इल्तुतमिश के बाद जो महत्वपूर्ण हमें रूलर पढ़ना है, शासक पढ़ना है, वो बलबन है। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड जो है, इसमें जो तीन चार हमारे रूलर हैं, पांच रूलर हैं, इनके बारे में हमको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना है। फिर आगे बलबन जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज ये जो बीच वाले हैं, इल्तुतमिश और बलबन के बीच में जिन्होंने छोटे छोटे टाइम पीरियड में शासन किया, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आज जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब बैठी थी गद्दी पर? 1236 में और 1240 तक इसने शासन किया। अब बात करेंगे रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान को जो अमीर तुर्क थे, तुर्क जो थे, और या फिर कहिए जो वृद्ध सैनिक थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये महिला थी और महिला को वो लोग अपने ऊपर शासन या फिर राज करने देना नहीं चाहते थे। और कई सारी वजहें थी, जैसे कि इसने पर्दा प्रथा का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था। और उसके बाद हाथी पर बैठ करके सैर करने निकलती थी। और जो कुबा और कुलाहा, कुबा और कुलाहा एक वेशभूषा होती है, उसको धारण करती थी कुबा और कुलाहा। हालांकि इसकी परवरिश जो थी वो बड़े ही अच्छे ढंग से एक राजकुमार की ही तरह हुई थी। कुबा का मतलब कोट होता है, कुलाहा का मतलब टोपी। इल्तुतमिश ने इसकी परवरिश एक अच्छे वॉरियर योद्धा के रूप में कराई थी। कोई किसी भी तरह की परवरिश में कमी नहीं थी। और ये मैदान में जाती भी थी, लड़ने जाती थी, युद्धों में भाग लिया था इसने। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये योग्य थी और गद्दी के लायक थी। इसीलिए शायद इल्तुतमिश ने ही इसको उत्तराधिकारी अपना, जो भी उसने प्रस्ताव रखा था कि मेरे बाद यही उत्तराधिकारी होगी। तो बात आगे बढ़ती है। ये गद्दी पे बैठती है तो विरोध तो होती है, लेकिन लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन इनके जो डेली की आदतें हैं, ये जैसे कोर्ट में आ जाना बिना पर्दा किए, और सैर करना, हाथी पे बैठ कर घुड़सवारी करना, तो ये सब सारी चीजें इस्लाम धर्म में के खिलाफ मानते थे जो लोग वहाँ के अमीर तुर्क थे। या फिर कहिए जो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा का गठन किया गया था, उनके द्वारा ये थोड़ा उनको ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो अब आगे की कड़ी में देखेंगे कि रजिया सुल्तान के साथ क्या होता है। एक अबिसिनिया का अभी अबिसिनिया का गुलाम मलिक होता है। एक गुलाम होता है जो मलिक के पद पर होता है, ये भी एक गुलाम होता है। इसके प्रेम में ये पड़ जाती है, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम होता है? जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। अब देखिए, जलालुद्दीन याकूत से इसकी नजदीकियां ज्यादा बढ़ती हैं। और ये दूसरे समुदाय का होने से, दूसरे समुदाय के होने के कारण भी इसकी बहुत ही ज्यादा अवहेलना होती थी। और देखिए, इससे नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ इसने इसको एक बहुत ही अहम पोस्ट पर नियुक्त कर दिया था। इसको कौन सी पोस्ट दी थी रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को? आमीर ए आखूर के पद पर इसने नियुक्त किया। घोड़ों के अस्तबल का अध्यक्ष या फिर कहिए प्रमुख। अब इसके बाद दूसरा शख्स जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है भटिंडा का सूबेदार। कौन है? भटिंडा का
भटिंडा का जो सूबेदार होता है जिसका नाम होता है अल्तूनिया, सूबेदार जिसका नाम होता है अल्तूनिया। अब अल्तूनिया को ये बात कुछ ज्यादा खटका करती है कि जलालुद्दीन याकूत से रजिया सुल्तान की नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं, और जबकि जलालुद्दीन अरे सॉरी ये अल्तूनिया जो है ये चाहता था कि इसकी शादी रजिया से हो, क्योंकि ये बचपन से ही उसे जानता होता है। और इसने क्या किया, विद्रोह किया। आगे चल कर के ये विद्रोह करता है और उसके बाद ये जो याकूत होता है, याकूत को ये मार देता है, याकूत की ये हत्या कर देता है। अब देखिए अल्तूनिया इसको रजिया को गिरफ्तार करता है और ले जाता है भटिंडा। अब भटिंडा ले जाने के बाद देखिए, भटिंडा ले जाने के बाद रजिया को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। अब जब रजिया वहां चली गई तो इसका फायदा उठा करके जो अमीर होते हैं, अमीर तुर्क होते हैं, या फिर कहिए जो चालीसा वर्ग के लोग होते हैं, 40 लोगों का जो समुदाय था या फिर कहिए संगठन था, जो भी मेन कैरेक्टर्स थे वहां दरबार में, वो करते क्या है, बहराम शाह जो होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसको शासक नियुक्त कर देते हैं। इसको शासक, किसको शासक नियुक्त कर देते हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह। अब इसको शासक बनाने के बाद अब रजिया क्या करती है, रजिया के मन में एक आइडिया आती है। अब रजिया क्या करेगी, अल्तूनिया से शादी करेगी, और अल्तूनिया भी यही चाहेगा कि ये रजिया से शादी करे। रजिया से शादी करके एक अधिकार, एक तरह का कहिए कि इसको अधिकार हो जाए कि हाँ ये दिल्ली पर कूच करे। दिल्ली पर कूच करने के लिए ये रजिया से शादी करता है। अब उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है किससे लड़ने के लिए, बहराम शाह से लड़ने के लिए। अब बहराम शाह भी रेडी होता है इनसे लड़ने के लिए। तो अल्तूनिया की सेना में जो होते हैं, हिंदू भी कुछ होते हैं, राजपूत, खोखार और जाट, ये सभी होते हैं। तो होता क्या है इसमें, अल्तूनिया और रजिया सुल्तान को 14 अक्टूबर 1240 में हरा दिया जाता है। कहाँ हराया जाता है, कैथल के पास, कैथल नाम के एक जगह पर 1240 में इनको हराया जाता है। कब हराया जाता है, 14 अक्टूबर को। और फिर ये वहां से भागते हैं 1240, लेकिन भागने में असफल होते हैं। तो 15 अक्टूबर 1240 में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। अब रजिया सुल्तान का खेल यहीं खत्म होता है। बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठ जाता है। 1240 से इसका पीरियड, टाइम पीरियड शुरू होता है किसका, मुइजुद्दीन बहराम शाह का। तो आगे देखेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान का टेन्योर था। अब इसके बाद नंबर आया मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका टेन्योर भी 2 साल का, ज्यादा नहीं, 1240 से लेकर के 1242 तक का टाइम पीरियड इनका होता है। 1240 से लेकर के 1242 तक ये गद्दी पर बैठता है। अब इन बीच इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो एक तरह से देखें तो ये सिर्फ नाम मात्र का ही शासक होता है, एक तरह कहिए कठपुतली, कठपुतली होता है, कठपुतली होता है, नाम मात्र का शासक होता है, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है, चालीसा के द्वारा। जो तुर्कान चहलगामी कहिए, चालीसा कहिए। अब देखिए, अब यहीं से एक पद शुरू होता है कि ये चालीसाओं का एक संरक्षक बने, जो संरक्षक बने, जो शासक है उसका संरक्षक बने, चालीसा उसके अंडर में काम करे, चालीसा जो भी कुछ कहे वो उनकी बात माने। तो इस पद का नाम दिया गया नायाब
नायाब मुमलकत, जिसको संरक्षक भी कहा जाता है, संरक्षक भी कह सकते। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पद होता है कि इसी के अंडर में ये कहिए यही इशारों पर राजा को नचा सकता है। और ये भी कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि बहराम शाह जो था, ये जो भी धन आता था कर से आता था, टैक्स से जो भी सारी चीजें आती थी, ये अपने ऊपर इन सब सारी चीजों को नहीं खर्च करता था, मतलब अपने आप को सिर्फ जनता के सेवक के रूप में ही देखता था। अब देखिए क्या होता है, 1241 में मंगोल आक्रमण करते हैं लाहौर पर। कब आक्रमण करते हैं? 1241 में मंगोलों का आक्रमण होता है। कहाँ? लाहौर पर। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोल लाहौर पर हमला करते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो मृत्यु होगी वो कब होगी? 13 मई 1242। 13 मई 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखना है। इसके शासनकाल में ये नायाब मुमलकत का ये क्या हुआ? गठन हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होगा, आगे पता करेंगे हम लोग। अब जब 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो अगला शासक आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब कौन होता है? रुकनुद्दीन फिरोज का ये बेटा होता है। किसका बेटा होता है? सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज का ये बेटा होता है। अब इसके बाद देखिए ये भी केवल नाम मात्र का ही शासक होता है, क्योंकि जो नायाब मुमलकत का ये जो पद आया था ये बड़ा ही इफेक्टिव था। अब देखेंगे किस प्रकार से इसमें आगे ये पद जो है, ये पद कितना अहम रोल निभाता है और ये क्या क्या करते हैं और कैसे इसका 1246 में पतन होता है। अब बलबन जो होता है बहुत ही उभर करके इसके शासनकाल में आता है। अब 1245 में इसी के शासनकाल में उच्च पर हमला करते हैं कौन? मंगोल। 1245 में उच्च पर हमला करते हैं कौन? मंगोल, जिसमें बलबन जो होता है बड़ा ही अच्छा किरदार निभाता है और इस आक्रमण को क्या करता है, उच्च पर आक्रमण करके इसको कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन फिर बलबन जाता है और बड़े ही वीरता से बहुत ही अच्छे ढंग से उच्च को फिर से प्राप्त कर लेता है। इनसे? मंगोलों से। तो ये बलबन का परिप्रेक्ष्य जो आप देख रहे हैं ये आगे चल के बलबन भी शासक बनेगा। अब यहीं से ये एक्चुअली उभर रहा है, यहीं से बलबन का नाम हो रहा है। तो फिर आगे देखेंगे। अब बलबन खुद आना चाहता था, बलबन खुद आना चाहता था सत्ता पे। तो अब ये क्या करेगा? 10 जून 1246 को, 10 जून 1246 ईस्वी में क्या करता है? अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद करता है। कौन कैद करता है? बलबन कैद करता है और उसके बाद इसकी हत्या करवा देता है। इसको कैद करके क्या करता है? इसकी हत्या करवा देता है। अब 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह चल बसे, तो अब अगला शासक जो होगा वो होगा नसीरुद्दीन महमूद। कौन होगा? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक, 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। तो अब देखिए नसीरुद्दीन महमूद। अब देखिए अब इसके शासनकाल में क्या होता है कि चालीसा जो होती है बहुत उभर के आती है और इसके शासनकाल में ऐसा कहा गया कि इसकी जो रानी थी, इसकी रानी कौन होती है? बलबन की बेटी होती है। इसके बारे में ऐसा कहा गया कि इसकी रानी जो है खुद खाना बनाती थी सुल्तान के लिए, खुद ही खाना बनाती थी
एक बार उसकी उंगली जल गई तो उसने कुछ कहा ऐसा कि मेरे लिए दासियां लाइए और मुझे अब खाने नहीं बनाने, दिक्कत होती है, क्या है क्या नहीं वगैरह। तब इसने कहा कि मैं अपने ऊपर जो भी जनता का धन आ रहा है मैं अपने ऊपर नहीं व्यर्थ करना चाहता, अपना कार्य तुम खुद करो। लेकिन ये बात अतरंगी भी लग रही है क्योंकि वो बलबन की बेटी थी और बहुत सारी ऐतिहासिक ग्रंथों से ऐसा पता लग रहा है किताबों से कि बलबन की बेटी थी, उसकी कई दासियां भी थी और उसके नौकरानी भी जो भी हैं वो अधिक मात्रा में थी। अब देखिए बलबन जो होता है, बलबन यहाँ बहुत ही अधिक बढ़ करके सामने आता है। अब देखिए वो अपनी पुत्री की शादी इससे करता है और फिर आगे चल करके देखिए क्या होता है कि बलबन हेड बन जाता है चालीसाओं का। अब इसके बाद होगा क्या, ओ इसके शासनकाल में एक और चीज होती है, कुतलू खां। कुतलू खां, कुतलू खां, कुतलू खां जो होता है, ये इस कुतलू खां जो होता है ये महमूद की माँ जो मलिका है जहां होती है, कौन होती है, मलिका ए जहां, उनसे शादी करता है कौन, कुतलू खां। और ये होता कौन है, अवध का इकतादार होता है। अब पुनः क्या करता है ये, अवध पर शासन, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है इसकी मम्मी से शादी करने के बाद। अब देखिए चालीसा बलबन के हाथ में आ गई है, बलबन से मजबूत कौन, तो आगे देखिए 66 में क्या होता है, इसकी मृत्यु होती है और फिर जो अगला सुल्तान आएगा वो होगा कौन, गियासुद्दीन बलबन। तो आगे की वीडियो में देखेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी अब कवर करना है जो भी हमारी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए।